कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर की फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपका रिवीजन के लिए एक वीडियो में बनाया था पहले चैप्टर का, और इससे पहले 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। आज मैं 12 से लेकर 23 तक के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। चलिए 12वें क्वेश्चन देखते हैं। 12वां का ए क्या कह रहा है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा हम बिंदुओं पर निकालते थे, यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है, यहाँ पर बिंदु के बदले गोला दे दिया है, लेकिन गोलों की त्रिज्याएं को नगण्य बोल दिया है। तो हम उन गोलों को एक तरीके से बिंदुओं के रूप में ही मान लेंगे। हमने गोलों को एक तरीके से बिंदुओं के रूप में ही मान लिया। उन दोनों का आवेश हमने रख दिया और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। अब ठीक वैसे ही क्वेश्चन बन गया। सिंपल से फार्मूला F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से निकलता है। के रख दिया, Q1 ये आवेश, Q2 ये आवेश, और उनके बीच की दूरी जो सेंटीमीटर है हमने मीटर में बदल के उसका स्क्वायर करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया, हमारा ये आंसर आ गया। अब बी पार्ट क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब देखिए, पहले जो था ये सिनारियो था, F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो हमारा इतना बल निकला था। अब कह रहा है कि उन पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, मतलब इस पे भी दोगुना आवेश हो गया, इस पे भी दोगुना आवेश हो गया। तो पहले जो Q1 था वो अब 2Q1 हो गया, Q2 था वो 2Q2 हो गया, और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच की पहले जो दूरी R थी वो अब R/2 का होल स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 और 2 को बाहर कर दिया तो 4 आ गया, मतलब इस साइड लिख दिया। अब के Q1 Q2 को एक साथ लिख दिया। अब ये R स्क्वायर में 4 हो गया तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, नीचे R स्क्वायर हो गया। 4 4 गुणे 16, 16 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गया। इसका मान हमने पहले भी निकाल चुके हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² रख दिया। अब 16 F आ गया। F मतलब जो पहले बल था, तो नया बल 16 इंटू F, 16 गुना आ गया। हमने निकाला तो 0.24 इंटू 0.24 न्यूटन आ गया। तो ये 12वां क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। अब चलते 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल ऑब्जर्वेशन से ही किया जा सकता है, इसमें कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस चित्र में दिया है कि एक धनावेशित इधर प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, और यहाँ से तीन आवेश यहाँ से भेजे जा रहे हैं। पर एक पहला आवेश क्या हो रहा है, एकदम ज़्यादा धनावेश की तरफ मुड़ जा रहा है। दूसरा आवेश क्या है कि थोड़ा सा कम धनावेश की तरफ मुड़ जा रहा है, और तीसरा आवेश ऋणावेशी से एकदम बहुत पास से गुजरा, मतलब सबसे ज़्यादा ये वाला मुड़ा। अब देखिए, इसमें पूछा है कि किस कण का आवेश संहति, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अधिकतम है। तो जिसका आवेश जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा आकर्षित होगा। देखिए, पहला मुड़ा है, दूसरा मुड़ा है, और तीसरा लेकिन सबसे ज़्यादा मुड़ा है। इसका मतलब इसका आवेश सबसे ज़्यादा है, तभी ये सबसे ज़्यादा आकर्षित हुआ है। तो तीसरा का Q सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, 1 व 2 का आवेश ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये धनात्मक की तरफ मुड़े हैं तो आवेश ऋणात्मक हो गया, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आकर्षित होते हैं। तथा 3 धनात्मक है, क्योंकि ये ऋणात्मक की तरफ मुड़ा है। जो जितना ज़्यादा मुड़ा है उसका आवेश उतना ज़्यादा होगा। 3 का आवेश सबसे ज़्यादा है, अतः Q/m भी 3 का सबसे ज़्यादा होगा।
क्योंकि आवेश अब ज़्यादा है तो Q बाई एफ भी ज़्यादा हो गया। 13वां सवाल केवल ऑब्जर्वेशन का था, 13वां सवाल भी लग गया। अब चलते हैं 14वें सवाल पे। एक समान विद्युत क्षेत्र E पर विचार कीजिए। ए क्या है? इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? अब ई दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब x दिशा में, ये हमने y x z बनाया, x दिशा में मतलब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस दिशा में। YZ तल के समांतर मतलब YZ तल, ये तल, इस तल में ये 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ठीक है, रख दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र और वर्ग एक दूसरे के लंबवत हो गए क्योंकि ये YZ में है और ये x में है, लंबवत हो गए। गुजरने वाला फ्लक्स का सूत्र, फ्लक्स बराबर EA cos थीटा। थीटा जो है ये एरिया वेक्टर और E के बीच का थीटा, न कि इस प्लेट और E के बीच का थीटा। ऐसा नहीं है, प्लेट का एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर सीधे लंबवत और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दोनों समांतर है तो कोण 0 हो गया, तो थीटा का मान 0 आ गया। ए का मान दिया, ये सेंटीमीटर में भुजा दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे मीटर में बदल के, तो ये आ गया ए, और ई का मान दिया है। इस प्रकार हमने फाई भी निकाल लिया। बी क्या पूछ रहा है? इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल के अभिलंब एक्स अक्ष के 60 डिग्री कोण बनाता है। तल का अभिलंब मतलब एरिया वेक्टर एक्स अक्ष से 60 डिग्री, मतलब पहले इस तरह था, अब 60 डिग्री पे हो गया, 60 इस प्रकार हो गया, इस प्रकार। तो ये कोण 60 डिग्री और विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है और एरिया वेक्टर इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एरिया वेक्टर इस दिशा में, ये कोण 60 डिग्री मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री रख दिया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही है। 60 cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो इस प्रकार 15 आ गया। 14वां सवाल भी हो गया सॉल्व। 15वां सवाल पे चलते हैं। उपरोक्त प्रश्न में एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब ऊपर जो प्रश्न दिया है इसी में एक समान विद्युत क्षेत्र का कोई घन रख दिया गया 20 सेंटीमीटर भुजा का। अब पूछ रहा है कि इससे कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब किसी भी बंद पृष्ठ, गॉस के नियम में किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश है तो उससे नेट फ्लक्स गुजरता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई आवेश नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया तो जितनी बल रेखाएं उससे प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं उससे निकल जाएंगी। उसके अंदर किसी प्रकार की बल रेखाएं मतलब जितनी आई उतनी गई, तो फ्लक्स हो गया 0। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही निकल जाएंगी, तो उसके अंदर कोई फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगा, फ्लक्स हो गया 0। 15वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? अभी गॉस का नियम लग जाएगा। फ्लक्स हमें दे दिया, आवेश पूछ लिया, तो क्या होता है फार्मूला? फाई बराबर Q/ε0। फाई दिया है 8 × 10⁻³ ε0 का मान हमें मालूम है, Q का मान हमने इन दोनों का गुणा किया, Q का मान आ गया 0.07 माइक्रो कूलाम। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? फ्लक्स 0 कब होगा? क्यों? जब उस बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश ना हो। तो एक तो पहली कंडीशन यही हो सकती है कि उसमें कोई आवेश रखा ही ना हो, तो फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसमें एक हमने +1 माइक्रो कूलाम रख दिया और +1 कूलाम रख दिया, -1 कूलाम रख दिया, अब दोनों का योग कितना हो गया? 0 कूलाम। तो बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश नहीं, लेकिन आवेश तो उपस्थित है, लेकिन फ्लक्स कोई गुजरेगा नहीं, क्योंकि कुल आवेश से ही फ्लक्स निर्धारित होता है। कुल आवेश हो गया 0 तो फ्लक्स हो गया 0, लेकिन उसके अंदर आवेश तो है ना, क्योंकि +1 और -1 कूलाम आवेश रखे हैं हम, फ्लक्स 0 हो गया लेकिन आवेश है। इसी प्रकार नहीं, वर्ग के अंदर नेट आवेश 0 होगा। इसका मतलब कि उसके अंदर आवेश तो हम रख ही सकते हैं, फ्लक्स 0 हो
या न हो, आवेश हम रख सकते हैं। क्यों अथवा क्यों नहीं का उत्तर हमने दे दिया। इसी प्रकार 16वां का बी भी लग गया। अब 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, संकेत भी दिया है। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। इसका मतलब कि पहले ये चित्र देख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया है और वर्ग से सीधे लंबवत ऊपर 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, इस बिंदु पर ही आवेश रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलाम का। अब पूछ रहा है कि ये कितना इसमें से फ्लक्स इस पृष्ठ में से, बस इस पृष्ठ में से जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ नहीं, इसी के ऊपर ये पूरा घन है, ये पूरा घन है इतना बड़ा 10 सेंटीमीटर का, तो इसके ठीक बीच में आ जाएगा ये, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक बीच में आ गया। अब हम करते हैं कि किसी घन के बीच में अगर कोई आवेश हो तो हम उसका वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो घन का वैद्युत फ्लक्स जब निकालते हैं तो उसके सभी पृष्ठों से फ्लक्स निकलता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल एक ही पृष्ठ से निकालना है, फलक से निकालना है। तो 6 फलक होते हैं टोटल, 6 से हमें निकल जाएगा। तो 1 से निकालने के लिए हमें 6 से भाग दे देंगे तो एक पृष्ठ से निकल जाएगा। इसी प्रकार फाइबर और Q/ε0, Q/ε0 कर करेंगे तो पूरे घन से फ्लक्स निकलेगा, और लेकिन एक ही पृष्ठ से चाहिए तो 6 का भाग कर दिया हमने। इस प्रकार Q का मान रखा जो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम दिया है और ε0 का मान मालूम ही है। इस प्रकार 1.88 × 10⁵ फ्लक्स निकल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक तो हमें एक घनीय गाउसीय पृष्ठ दे दिया, घन दे दिया, और उसके बीच में आवेश दे दिया 2 माइक्रोकूलाम का। सीधे फार्मूला रख दिए, घन आवेश का मान रख दिए, ε0 मान रख दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अब देखिए, गाउसीय पृष्ठ से त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसका अर्थ है कि अगर हम गाउसी पृष्ठ का फार्मूला देखें, फ्लक्स का फार्मूला देखें, तो फ्लक्स का फाई बराबर Q/ε0 होता है। इसमें त्रिज्या का कोई भी योगदान नहीं है। त्रिज्या कितनी भी बड़ी हो जाए, त्रिज्या कितनी भी छोटी हो जाए, कोई फ्लक्स पे परिवर्तन पड़ने वाला, परिवर्तन पड़ेगा किससे, आवेश से पड़ेगा केवल। तो समान वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है, कितनी बड़ी कितनी छोटी हो, तो समान वैद्युत फ्लक्स गुजरा। अब बी क्या कर रहा है, बिंदु आवेश का मान क्या है। अब बिंदु आवेश का मान, हमें फ्लक्स दे दिया है, आवेश पूछा है, सीधे सीधे फार्मूला रख दिए, ये फ्लक्स इंटू ε0 कर दिए, सीधे सीधे आवेश का मान निकल गया। ये भी कोई 19वां क्वेश्चन भी होगा। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। अब गोले का मैंने आपको सूत्र बताया था पिछले वीडियो में, E = KQ/R², क्योंकि चालक गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से ज़्यादा है दूरी पर हम देख रहे हैं, त्रिज्या मतलब गोले के बाहर देख रहे हैं, तो गोले के बाहर का ये फार्मूला हो गया। इसमें हमें K का मान मालूम है, E का मान दिया है, E का मान दिया है, K का मान मालूम है, Q पूछा है कितना आवेश है, और R का मान हमें दिया ही है। तो एक ही अननोन है, Q का मान हम इस तरह कैलकुलेशन करके निकालेंगे। यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ R का मान मीटर में रखे हैं हम, उसके बाद Q का मान इस तरह कैलकुलेशन से निकल जाएगा। 20वां सवाल भी हो गया। अब 21वें सवाल पे चलते हैं। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो 80 माइक्रोकूलाम/मीटर² है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है।
पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर दिया है, माइक्रो कूलाम दिया है तो माइक्रो हटता है तो 10 घाते -6 का गुणा हो जाता है, तो 80 गुणे 10 घाते -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब सिग्मा का फार्मूला भी हम बता चुके हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया होता है। एरिया क्यू का मान ही पूछा है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। एरिया क्या होगा, गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर दिया है, व्यास दिया है, आर हमने रख दिया, और ये हमें पता ही है सिग्मा हमने रख दिया। 4 पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, आर स्क्वायर है तो 2 बार रख दिया। अब इसका गुणा किया, हमने सॉल्व किया, 1.45 गुणे 10 घाते -3 आ गया, तो हमें आवेश का मान पता चल गया। अब कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान हमें पता चल जाएगा, सीधे क्यू रखा है, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, भाग दे दिया, ये आ गया 1.6 गुणे 10 घाते 8। सीधे फ्लक्स इस एकदम ईजी, सीधे यहाँ से क्यू रखे फ्लक्स निकल गया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 घाते 4 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अनंत रैखिक तार के कारण आवेश हमने पिछले वीडियो में बताया, E बराबर 2k2 लैम्डा बाई आर। अब हमें आर दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। ई का मान दिया है 9 गुणे 10 घाते, ठीक है। के का मान हमें पता ही है, 2 हमने रख दिया। लैम्डा ही रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व ही लैम्डा होता है। मैं 2 से 2 कटा, 9 से 9 कटा, सीधे 10 घाते 2 बटा 10 घाते 9 आ गया, 10 घाते -7 कूलम पर मीटर, ये आ गया लैम्डा का मान। अब यहाँ पर हम माइक्रो में लिख देंगे तो 10 घाते -6 चला जाएगा, इसमें से 0.1 आ गया। सीधे रेखीय आवेश घनत्व तो हमने ज्ञात कर लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं एवं निकट हैं। इनके भीतर फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इनका परिमाण 17 गुणे 10 घाते -22 है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। विद्युत क्षेत्र अगर हम यहां पर देखें, दो प्लेटों पर आवेश है। अब दोनों एक तरीके से एक घन या एक बंद पृष्ठ के रूप में काम कर रही हैं। ए तथा बी में ई का मान 0 होगा क्योंकि आवेश प्लेटों द्वारा घिरा नहीं है। देखिए यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर आवेश जो है वो घिरा हुआ तो है नहीं कि उससे कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये प्लेटों पर वितरित आवेश है। और यहाँ पर अगर सी पे हम कैलकुलेट करें तो इस पे आवेश क्या होता है, चादर पे विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार हम सिग्मा रख सकते हैं जो कि दिया है, एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो कि दोनों चादरों से घिरा हुआ है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घिरा हुआ क्षेत्र है नहीं और चादर के कारण घिरा हुआ रहेगा, तभी उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार ए तथा बी में ई का मान 0 होगा क्योंकि आवेश प्लेटों से घिरा नहीं है। और सी में हम सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट से ई का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और अब आगे आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।